बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आईकैप का पीआरसी 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का मॉडल पेपर हमारे सामने इस वक्त है, जिसके क्वेश्चंस का एक एक करके हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्योंकि बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस के सोल्यूशंस जो हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं एक एक करके इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो वन बाय वन चलते हैं जी। इंटरफेस आप लोगों को पता है किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि इंटरफेस क्या है, इसमें कैसे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी मेरे पास पीडीएफ की फॉर्म में स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं सारे क्वेश्चंस के, तो हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल इस वक्त जो आपके सामने मौजूद है वो है जी, इनकम अराइजेज फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एनी लाइबिलिटी। यानी कि इनकम जो है वो आती है, कहाँ से आती है? या तो किसी एसेट में इंक्रीज होता है या किसी लाइबिलिटी में डिक्रीज होता है। ठीक है जी, इन दोनों केसेस में इनकम आपके पास आती है। और दूसरा जो इफेक्ट है उसके बारे में उसने हमसे पूछा है कि बताएं क्या दूसरा इम्पैक्ट होगा। अब एक और बड़ी मजे की बात यह है कि इंटरफेस के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर तो ऑप्शन के साथ इस तरीके से ये सर्कल बना हो तो इस सर्कल का मतलब है कि दिस इज एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगी। यू कैन सेलेक्ट वन एंड ओनली वन ऑप्शन। आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जहां पे सर्कल होगा इसका मतलब है कि देर इज वन ऑप्शन जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी पे क्लिक करेंगे तो पहली वाली अनसेलेक्ट हो जाएगी और दूसरी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहां से एक चीज तो मुझे पता चल गई है कि इसका एक ही करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनकम आती कैसे है। लेट सपोज कि उसने कहा है कि इनकम का एक इम्पैक्ट ये है कि इससे एसेट में इंक्रीज हो जाता है, तो दूसरा इम्पैक्ट किधर जाता है? तो इसकी अगर हम एक एंट्री को समझें तो इसकी एक अकाउंटिंग एंट्री, लेट सपोज मैं कहता हूँ जी कुछ सेल्स की है हमने, तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। अगर हमने कैश सेल्स की है तो ये देखें, ये कैश क्या होता है? ये हमारा एक एसेट होता है ना। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा एसेट होता है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। जो बात उसने यहाँ पे लिखी है कि इंक्रीज इन एसेट, तो एसेट तो इंक्रीज हो रहा है भाई। तो दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? दूसरा इंपैक्ट है सेल्स इंक्रीज हो रही है। और हमें ये पता है कि जो सेल्स हैं ये कहां पे जाती हैं? या तो इस ऑप्शन के अंदर हमें कहीं पे लिखा होता कि इनकम अराइजेस फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन सेल्स, लेकिन उसने सेल्स का वर्ड नहीं यूज किया, उसने इक्विटी के साथ बात की है। तो हमें ये पता चल जाना चाहिए, क्योंकि सेल्स जो हैं ये अल्टीमेटली क्लोज होती हैं। आपको पता है कि सारी सेल्स, सारे एक्सपेंसेस एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने के बाद इक्विटी में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इक्विटी में इंक्रीज आता है। सही है जी। तो जब हम कैश इंक्रीज करते हैं, यानी कि जब इनकम आती है तो एसेट में इंक्रीज होता है, एट द सेम टाइम इक्विटी में भी इंक्रीज होता है। ठीक है, उसने इक्विटी का इंपैक्ट पूछा ना चारों ऑप्शंस में, तो हम इक्विटी के हिसाब से देखेंगे। ऑप्शंस को देखकर हमें अंदाजा लगाना होगा कि सवाल क्या पूछा गया है। तो जनाब यहाँ पे इक्विटी में इंक्रीज होगा, इसका मतलब यह है कि पहली ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन तो ठीक नहीं है। दो ऑप्शंस ऐसी हैं जिसमें वो कह रहा है इंक्रीज इन इक्विटी, इंक्रीज इन इक्विटी। तो एक चीज तो हमें समझ आ गई है कि इक्विटी में इंक्रीज होगा इनकम की वजह से, लेकिन वो कौन सा है जो इंक्रीज होगा? उसमें अगर हम इन दोनों ऑप्शंस के दरमियान में जो मुकाबला रह गया, अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को गौर से देखें तो पहली ऑप्शन है इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो अदर देन कैपिटल या इंक्लूडिंग कैपिटल, ये हमने डिसाइड करना है। तो देखें, जो भी इनकम होती है वो इक्विटी को इंक्रीज करती है, लेकिन वो कैपिटल को इंक्रीज नहीं करती। ठीक है जी, वो हम लोग इक्विटी में जाके ऐड कर देते हैं उसको एज ए अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। यानी कि इनिशियली जब हमने पढ़ा था तो मैंने कहा था कि बिल्कुल क्योंकि ये ऑनर का हिस्सा है तो उसको कैपिटल में ऐड कर दे, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने कहा कि इसके लिए हम लोग अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का अकाउंट यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि इट इंक्रीज इक्विटी अदर देन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑनर। तो हम ये वाला जो ऑप्शन बी है इसको टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब। अब इस सवाल को जरा गौर से देखिए, उसने कहा विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज बिजनेस ट्रांजैक्शन।
एक तो सवाल को देख के भी पता चल गया कि हमने दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, और उसके साथ यहाँ पे देखें जो बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब ये है, पहले हमने देखा पिछले सवाल में तो सर्कल बना हुआ था, यहाँ पे है कि बॉक्स बना हुआ है, और बॉक्स का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बताया कि बताएं कौन सी दो, तो इसका मतलब यह है कि हम दो ऑप्शंस को एट द सेम टाइम टिक कर सकते हैं, दो से ज्यादा को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन हमें यह पता चल गया यहाँ से कि दो ही ठीक होंगी, दो से ज्यादा ठीक नहीं होंगी। उसने कहा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन इनमें से कौन कौन सी होगी, तो एक एक करके देखते हैं। बिजनेस ने पे किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ प्रीवियस ईयर, तो क्या ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है? यस, क्योंकि इसमें क्या पैसा इन्वॉल्व है। तो हम कहते हैं कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, जिसमें प्रॉपर्टी जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जाती है, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जिससे कोई लायबिलिटी डेवलप होती है, जिससे कोई रिसीवेबल या पेबल डेवलप होता है, वो हमारा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। तो हम इसको टिक करेंगे कि यस, ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। Owner received the electricity bill of the owner's residence। अब ये बिल आ गया है, तो जब बिल आ गया है तो ये ऑनर्स की रेजिडेंस का है, यानी कि ऑनर की अपनी ट्रांजैक्शन है। तो ये ऑनर की ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर तो बिल मिला होता बिजनेस को उसके बिजनेस की प्रेमिसेस का, तो फिर हम कहते हैं कि यस, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बिल आ गया है, अब आपने पे करना है। लेकिन ये ऑनर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, और हम लोगों ने डबल एंट्री जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि ऑनर को और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। तो ये हमारी उस तरीके से एक रेलिवेंट ऑप्शन नहीं है। ऑनर पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ओनर्स रेजिडेंस, उसने अपने ही घर का बिल खुद ही पे किया अपने पर्सनल कैश से। तो यस, इसमें कैश इन्वॉल्व है, लेकिन क्योंकि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए ये हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन के तौर पे इसको नहीं लिखेंगे। बिजनेस रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ले जनाब, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव हो गया है फॉर द ऑफिस प्रेमिसेस व्हिच विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। तो आपको पता है कि इसको हम लोग अक्रूवल्स के तौर पे अपने करंट ईयर का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये करंट ईयर के किसी टाइम पीरियड से रिलेटेड बिल है। पहले हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसका बिल आता है, तो एक्सपेंस हो चुका है, बस अभी हमने पे नहीं किया है, ये हमारा पेएबल एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड होगा। यस, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये दो, पहली और आखिरी जो है ना, दीज आर द बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनको हमने रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंप्लीट सेट में कितनी चीजें होती हैं? 5 चीजें होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और नोट्स टू द अकाउंट। ये 5 स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स कहते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी। तो नोट्स टू द अकाउंट्स, उस ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल, ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, लेकिन उसने कहा था कि वो बताना है जो पार्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी पार्ट है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है ये हमारे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होती है। ऑडिटर्स रिपोर्ट भी हमारी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस वुड चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना मुझे लगता है कि एक गलती है, और उस गलती को मैं यहां से ठीक करूंगा। मैं कहूंगा कि जनाब यहां पे एक वर्ड होना चाहिए था, वुड नॉट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ। यानी कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसकी वजह से बिजनेस के टोटल एसेट्स चेंज नहीं होंगे। टोटल एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स सारे के सारे, नॉन करंट एसेट्स सारे के सारे जमा करें तो आपके पास आता है जी टोटल एसेट्स। ठीक है जी। नॉन करंट एसेट्स नॉर्मली पहले लिखे जाते हैं, करंट एसेट्स बाद में लिखे जाते हैं, तो इन सबको जमा करें तो आपके पास टोटल एसेट्स आते हैं। उसने कहा कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट्स का टोटल चेंज नहीं होगा। तो जनाब पहली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज्ड ऑन कैश, कि एक नॉन करंट एसेट जो है वो कैश पे परचेज कर लिया है। नॉन करंट एसेट क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कंप्यूटर जो है वो हम लोगों ने कैश पे परचेज किया है, तो क्या किया होगा? फॉर एग्जांपल 50,000 का कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर इंक्रीज हो गए होंगे, कंप्यूटर डेबिट हो गया होगा 50,000 से, और कैश क्रेडिट हो गया होगा 50,000 से।
देखें कंप्यूटर भी एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। हमें ये पता है कि कंप्यूटर हमारा नॉन करंट एसेट है और कैश हमारा करंट एसेट है। तो इस ट्रांजैक्शन से अगर आप गौर से देखें तो हमारे एसेट्स में से एक एसेट कम हुआ है कैश, और एक एसेट हमारा बढ़ गया है यानी कि कंप्यूटर। तो यानी कि टोटल एसेट्स के ऊपर इसका कोई चेंज, कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक एसेट गया एक आ गया। तो टोटल एसेट जो है हमारे सेम रहेंगे। तो यस, दिस इज ए ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से हमारे एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अब क्योंकि ये एक सर्कल है, सर्कल को हम लोग रेडियो बटन कहते हैं। ये जो रेडियो बटन है इसका मतलब है कि बाकी इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो जनाब इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं। ए सप्लायर्स बैलेंस बीइंग पेड बाय चेक, हम लोगों ने एक क्रेडिटर को पेमेंट की है थ्रू चेक। ठीक है जी, यानी कि हमारा बैंक जो है वो क्रेडिट हो गया और क्रेडिटर्स जो है वो डेबिट हो गया। अब अगर हम गौर से देखें तो क्रेडिटर हमारा एसेट नहीं है, इसका मतलब ये है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि ये वाला इंपैक्ट तो एसेट में नहीं गया। तो बैंक हमारा एसेट है, इसका मतलब ये है कि हमारे टोटल एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि बैंक डिक्रीज हो रहा है। अगर तो ये वाला अकाउंट भी एसेट्स के अंदर ही शामिल होता तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर टोटल जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो एक दूसरे को नेट ऑफ कर देगा। लेकिन क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर इन्वॉल्व है तो क्रेडिटर जो है वो डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रांजैक्शन से हमारे टोटल एसेट्स जो हैं वो एक्चुअली डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सवाल तो ये था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट चेंज द टोटल एसेट्स। तो ये वाली जो ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड वन, ये हमारे करंट टोटल एसेट्स को चेंज कर देगी। इसका मतलब ये है कि इसको हमने टिक नहीं करना क्योंकि हमने वो बताने हैं जो कि टोटल एसेट को चेंज नहीं करेंगे। वेजेस बीइंग पेड इन कैश, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक्सपेंस होता है, और कैश अकाउंट क्रेडिट, ये हमारा एसेट होता है। अगेन एसेट सिर्फ क्रेडिट हो रहा है, डेबिट नहीं हो रहा कोई भी एसेट। तो इसका मतलब यह है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे जो टोटल एसेट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे होंगे। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नॉन करंट एसेट्स बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे आपने कोई कंप्यूटर परचेज किया है तो हमने उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या की होगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर की सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, कंप्यूटर का नाम एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट एंड पेएबल अगेंस्ट कंप्यूटर क्रेडिट, ये एंट्री हम लोगों ने की होगी। ठीक हो गया जी, पेएबल अगेंस्ट कंप्यूटर, ये हम लोगों ने एंट्री की होगी। तो ये जो कंप्यूटर है ये तो चले हमारा एसेट है, इससे हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन पेएबल अगेंस्ट कंप्यूटर हमारा एसेट नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से भी टोटल एसेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इन तीनों ट्रांजैक्शन टोटल एसेट्स हमारे इस ट्रांजैक्शन की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ बात करें, सिर्फ ये वाली वो ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से हमारे टोटल एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई टोटल चेंज नहीं हो रहा उसका, बाकी सारी ट्रांजैक्शन की वजह से टोटल एसेट के ऊपर फर्क पड़ता है। अब मैंने इसलिए ये कहा कि ये जो आंसर है ना इसमें ये गलती है, वुड नॉट लिखा होना चाहिए था, वुड नॉट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ। तो इसलिए फिर मैंने इसको करेक्ट करके लिखवा दिया है। बाकी आई डोंट नो कि इसको, आई थिंक कि शायद इस तरह से उतनी अच्छे तरीके से प्रूफ रीड नहीं किया गया होगा जिसकी वजह से ये गलती आप लोगों के सामने आई है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, ए बिजनेस कमेंस्ड विद कैपिटल इन कैश 150,000, इन्वेंट्री परचेज की गई है, हाफ ऑफ द इन्वेंट्री वाज सोल्ड, इन्वेंट्री सेल की गई है, तीसरी ट्रांजैक्शन होगी फर्नीचर परचेज किया गया, चौथी ट्रांजैक्शन होगी। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर दीज ट्रांजैक्शंस। चार ट्रांजैक्शंस हैं, उन चारों ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई होगी। तो अगर हम गौर से देखें तो उसने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख कर भी दे दी है। वैसे तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसके डिफरेंट लिखने के तरीके हो सकते हैं, यानी कि हम उसे लिख सकते हैं कि एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इक्विटी को एक साइड पर रहने दिया और ये लायबिलिटी उधर जाके डिवाइड कर दी है। तो वट एवर द
फॉर्मेट इज हम इसे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि उसने हमें स्पेसिफिकली बता दिया है तो फिर हम लोग यही फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉलो करेंगे। हम लोग लिख लेते हैं इसको कि ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। अब एक एक ट्रांजैक्शन करते जाएंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन में जो जो चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती जा रही है वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। पहली ट्रांजैक्शन क्या है जी, दैट इज कैपिटल, कैश में कैपिटल आया तो हम लोग कहेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मैं जरा इस साइड पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारे पास लिखने की जगह बाकी रहे। 150,000 150,000, तो ये जो अकाउंटिंग एंट्री है इसकी वजह से हमारा एसेट जो है वो 150 के से इंक्रीज हो जाएगा, लायबिलिटी अभी 0 है और कैपिटल भी 150 के हो जाएगा। हमें ये बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद हमेशा टैली ही रहती है, इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी चीज, इन्वेंट्री 1 लाख रुपए की परचेज की है तो हमने क्या किया होगा, हमने इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट किया होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट किया होगा। क्यों? क्योंकि हमने 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री परचेज की है, तो ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री हुई होगी। जरा गौर से देखिएगा कि इस एंट्री की वजह से एसेट्स के अंदर 100,000 ऐड हुआ होगा, फिर 100,000 माइनस भी हो गया होगा। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री आ गई थी और कैश चला गया था, ये दोनों क्योंकि एसेट की आइटम्स थी तो इसलिए इनके ऊपर जो है वो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो अगर हम लोग इसको बाद में सम अप भी करेंगे तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही दोबारा आ जाएगी, विच इज 150k माइनस 0 इज इक्वल टू 150k। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद आपके पास यही अकाउंटिंग इक्वेशन इसी तरीके से बनती जाएगी। अगली अकाउंटिंग इक्वेशन की बात, अगली ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, वो है जी कि हमने कुछ आइटम्स सेल की हैं, हमने हाफ ऑफ द इन्वेंट्री सेल की है एट द मार्कअप ऑफ 20%। तो जनाब मार्कअप आपको पता है, मार्कअप एट कॉस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि हमने 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री ली थी, उसमें से 50,000 की इन्वेंट्री जो है वो हम लोगों ने सेल कर दी है और इसके ऊपर 20% मार्कअप हासिल किया है। तो किसी भी चीज का अगर वो मार्कअप है तो मार्कअप एट कॉस्ट होता है, यानी कि अगर मैं इसको 20% से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी जनाब 10,000। तो 10,000 का प्रॉफिट आपने हासिल किया। तो जनाब अब हमने अगर ये आइटम सेल किया है तो उसकी क्या एंट्री की होगी, हम लोगों ने इसकी एंट्री की होगी जनाब क्योंकि 60,000 रुपए की हमने चीजें सेल की हैं तो हमने रिसीवेबल तो 60,000 रुपए से ही लिखना है, डेटर्स अकाउंट डेबिट बाय 60,000। अब इन्वेंट्री जो हम लोगों ने दी है वो तो 50,000 की दी है तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे 50,000 से, और जो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स, दैट विल बी 10,000। तो आप देखिए जरा डेटर्स कहाँ पे ऐड होंगे, डेटर्स हमारे एसेट है तो इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 60,000 के डेटर्स ऐड कर देंगे, और इन्वेंट्री भी क्योंकि इसी के अंदर है तो इसमें से 50,000 की इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, और तीसरा हम लोग अपने प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे 10,000। तो हमारे पास अब जो अकाउंटिंग इक्वेशन इस ट्रांजैक्शन के बाद बनेगी वो बनेगी 150 प्लस 60 माइनस 50, यानी कि ये बन जाएगी 160,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 160,000। ले जरा, तो ये वाली अकाउंटिंग एंट्री भी हमने लिख ली है। ओके, आगे चलते हैं। जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो ये है कि आपने 40,000 का फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट के ऊपर। तो अगर आप जब आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाता है और पेएबल अगेंस्ट फर्नीचर जो है ये हम लोग क्रेडिट करते होते हैं 40,000 से। ये अकाउंटिंग एंट्री हम लोगों ने इसकी की होगी। अब अगर हम इसे यहाँ पे लिखें तो एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो 40 के इसमें ऐड हो जाएगा, और लाइबिलिटी पेएबल अगेंस्ट फर्नीचर ये हमारी क्रेडिट हो रही है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 40 के यहाँ से जो है ना वो यहाँ से माइनस किया जाएगा इज इक्वल टू जो भी ट्रांजेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है क्रेडिट में, तो हमारे पास क्या हो गया जनाब, 200,000 के एसेट्स हो गए, 40 के की लाइबिलिटीज हो गई, तो 160 के हमारे पास आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो अकाउंटिंग इक्वेशन के सवाल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी आप इसे क्रिएट करते हैं तो एंड पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन टैली मिलती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 200,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 160,000। ये आपकी करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री बनती है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। लंबा सवाल था जी, अब हम आगे चलते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। डे बुक्स का ये सवाल था, इनमें से कौन सी आइटम्स जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी।
इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जी बिल्कुल ठीक है, ये जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी। हमने कहा था कि जो 5 डे बुक्स होती हैं इनके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी। 5 ट्रांजेक्शन में से डे बुक वाली जो ट्रांजेक्शन होती हैं, एक होती है जी सेल्स डे बुक और इसके साथ होती है सेल्स रिटर्न डे बुक, एक होती है जी परचेज डे बुक और इसके साथ होती है परचेज रिटर्न डे बुक, एक होती है जी कैश बुक जिसमें सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और एक होती है हमारे पास जर्नल, हर वो आइटम्स जो कि कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं की जाती वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी। अगेन स्केयर बॉक्स बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ऊपर भी उसने बताया हुआ है कि 2 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, पैसे रिसीव हो गए, कैश डे बुक में जाएगी। राइट ऑफ ए ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस, किसी ट्रेड रिसीवेबल के बैलेंस को राइट ऑफ करना। बैड डेट की एंट्री आपको पता है क्या होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, ये वाली एंट्री भी हम लोग जर्नल में करते हैं। रिसीट ऑफ ए रिटर्न ऑफ बैलेंस, एक पास्ट का बैलेंस रिटर्न ऑफ था वो आपको मिल गया, तो वो कौन से लेजर में, वो कौन सी डे बुक में उसकी एंट्री होगी, क्योंकि पैसे रिसीव कर लिए तो वो भी कैश बुक में एंट्री होगी। तो इसका मतलब ये है कि देयर आर ओनली 2 ट्रांजैक्शंस है जो कि जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी, इंक्रीज इन प्रोविजन एंड राइट ऑफ ए ट्रेड रिसीवेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वुड रिक्वायर ए डबल एंट्री, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट पे डबल एंट्री की जाएगी। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे कि ये डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, इस डॉक्यूमेंट से क्या इनिशिएट होता है। तो हमने देखा था कि सेल्स ऑर्डर इज रिक्वेस्ट इज एन ऑर्डर फॉर सेल, ये सेल हो नहीं जाती है बल्कि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेसिस के ऊपर आप लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सेल्स कर दें। सेल्स इनवॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये उस रसीद को कहते हैं जो आपको तब मिलती है जब आप कोई चीज परचेज कर लेते हैं। तो यस, सेल्स इनवॉइस इज ए डॉक्यूमेंट जिसकी बेसिस के ऊपर आप एडमिशन करते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप एंट्री करते हैं। डिलीवरी नोट इज नॉट ए अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, डिलीवरी नोट का मतलब होता है चीजें आपको डिलीवर कर दी गई हैं। सेल्स इनवॉइस ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि उसके ऊपर चीजों की, आइटम की प्राइस, डिस्काउंट, टैक्सेस वगैरह लिखे होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज नॉट थिंग जिसकी वजह से हमें डबल एंट्री करनी पड़ती है, तो डबल एंट्री हमें करनी पड़ती है सेल्स इनवॉइस की वजह से, तो जो सेल्स इनवॉइस आपने इशू की है। आगे चलते हैं जी, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद अप्रोप्रिएट बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सेल्स जो कि क्रेडिट पे की जाती हैं वो सेल्स डे बुक में लिखी जाती हैं। सेल्स मेड ऑन कैश, कैश बुक में लिखी जाती है। रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर से जब रिटर्न आता है तो हम उसे रिटर्न इनवर्ड डे बुक में लिखते हैं, ठीक है जी, जिसे हम सेल्स रिटर्न डे बुक भी कहते हैं। परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स ऑन क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है, ये जर्नल में लिखा जाता है। तो बाय चांस इस सवाल में सारे कॉलम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली पहले से ही एक दूसरे के सामने सामने सही सही लिखा हुआ था, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आगे चीजें शफल होकर लिखी होंगी, हमने ये वाली जो ऑप्शन है ना इनको ड्रैग ड्रॉप करके ऑप्शंस के सामने रखना है जिससे कि आपके लिए चीजें टैली हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, ए ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन एनी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज रिकॉर्डेड इन जर्नल, ये बात तो अभी हम कर रहे हैं। अगेन एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब। जी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम शान ट्रेडर्स, जी ने शान से कुछ चीजें परचेज की हैं। द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड देयरफॉर रिटर्न टू एसटी, जी ने चीजें ली फिर वापस कर दी। विच डॉक्यूमेंट शुड जी सेंड टू एसटी, जी भाई जो है इनकी अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने काम करना है। जी भाई ने जब परचेजेस की थी तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने रिकॉर्ड किया होगा जनाब परचेज अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, राइट। लेट सपोज मैं कहता हूं जी 1 लाख रुपए की चीजें थी, तो हम लोगों ने 1 लाख रुपए से जी भाई ने ये एंट्री रिकॉर्ड की होगी। अब लेट सपोज कि उन्होंने जब चीजें वापस कर दी होंगी तो उन्होंने क्या एंट्री की होगी, इन्होंने एंट्री की होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। ये बात हम बड़ी डिटेल से कर चुके हैं कि परचेज रिटर्न जो है वो इस तरीके से होती है, उन्होंने 1 लाख रुपए से क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया होगा और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया होगा। सवाल जरा गौर से समझिएगा,
उसने पूछा है कि जब उन्होंने चीजें वापस की हैं तो जी भाई ने एस टी भाई को कैसे बताया होगा कि मैंने ये वाली एंट्री परफॉर्म कर दी। द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट and therefore return to ST. Which document should Z send to ST? अब Z भाई ST के अकाउंट को क्या कर रहे हैं, देखिए पहले उन्होंने ST के अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब वो ST के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। गौर से सुन लीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट नोट की जो रिक्वायरमेंट होती है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिटर्न करते वक्त या जब रिटर्न होता है, चाहे आप कर रहे हैं या रिटर्न आपको हो रहा है, दूसरी पार्टी को आप क्या कर रहे हैं, आप डेबिट कर रहे हैं, तो आप उसको डेबिट नोट इशू करेंगे। अगर रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त दूसरी पार्टी को आप क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, वो कब होगा, जब एसटी अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करेगा। चलें, ये मैं आपको एडिशनल बात बता रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन का आंसर तो यही है। लेकिन लेट्स सपोज कि एसटी भाई ने क्या किया होगा, एसटी भाई ने सबसे पहले रिकॉर्ड की होगी जनाब रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जब उन्होंने ट्रांजैक्शन की होगी रिसीवेबल जी के नाम से क्रेडिट किया होगा और सेल्स डेबिट किया होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया होगा 1,00,000 रुपए से। हम एसटी की बात कर रहे हैं कि उसने अपनी बुक्स में क्या एंट्री की होगी। जब उसने रिवर्स किया होगा तो उसने क्या किया होगा, उसने सेल्स अकाउंट यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया होगा और रिसीवेबल अकाउंट को क्या कर दिया होगा, डेबिट या क्रेडिट। जी बिल्कुल ठीक है, इस अकाउंट को वो क्रेडिट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि एसटी जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसे हम क्रेडिट नोट कहेंगे। वो बता देगा कि मैंने अपनी बुक्स में जी को क्रेडिट कर दिया है। और जब जी कोई एंट्री रिकॉर्ड करेगा रिटर्न की, तो उसमें देखें वो दूसरी पार्टी को क्या कर रहा है, दूसरी पार्टी को वो जो कर रहा है वही उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा। इस क्योंकि वो दूसरी पार्टी को डेबिट कर रहा है तो डेबिट नोट विल बी द नेम ऑफ दैट अदर डॉक्यूमेंट, राइट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, which two of the following statements are correct regarding trial balance? दो बातें ठीक है, पहली बात तो यह है कि हमने दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज द क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल गलत बात है ये। तो हमें पता है, हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे शुरू में कि जिसमें क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें क्लोजिंग स्टॉक नजर आता है, ठीक है, और ट्रायल के अंदर ओपनिंग स्टॉक नजर आता है। सही है जी, तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आ सकते। ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ट्रायल बैलेंस बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, क्योंकि बुक ऑफ प्राइम एंट्री वही 5 है जो हम लोगों को पता है कि 6 जो है ना वो हम लोगों ने देखी है। एवरी क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स इनकम, हर क्रेडिट बैलेंस इनकम कहलाता है, ये बात भी ठीक नहीं है। क्रेडिट बैलेंस के अंदर आपकी लाइबिलिटी के अकाउंट्स होते हैं, क्रेडिट बैलेंस के अंदर आपके कैपिटल के अकाउंट्स होते हैं, क्रेडिट बैलेंस के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स होते हैं, प्रोविजन के अकाउंट्स होते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है कि हर क्रेडिट बैलेंस जो है वो आपका इनकम ही होगा, वो इनकम नहीं होता, उसमें वो कुछ और सिचुएशंस भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है जी। अब क्योंकि हमें पता है कि दो ऑप्शन से सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं ये तुक्का भी लगा सकता हूँ कि क्योंकि मुझे आई एम कंफर्म कि पहली गलत है, तीसरी भी गलत है, दूसरी सही है, तो फिर मैं बगैर पढ़े भी ये कह सकता हूँ कि यार ये ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि दो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ कि मुझे पता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाली ठीक है, तो इसका मतलब है फिर ये भी लाजमी तौर पर ठीक होगी। लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं, इसकी लॉजिक डेवलप करते हैं। रिटर्न इनवर्ड हैज डेबिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का अकाउंटिंग बैलेंस डेबिट होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब भी हम सेल्स रिटर्न करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया। ऑन 4 अगस्त 2021, 4 अगस्त 2021 को गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹125,000, 1,25,000 रुपए की चीजें बेची गई हैं। क्रेडिट टर्म है जी 3/10 n/20, ठीक है जी, 3/10 n/20। इसका क्या मतलब होता है, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए 3/10 का मतलब है कि आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे, और मैक्सिमम आपने 20 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, ठीक है जी। तो 3% 10 डेज का मतलब ये है कि अगर 10 दिनों के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देंगे तो आपको 3% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, उसने कहा कि ऑन 8 अगस्त 2021
गुड्स ऑफ ₹25,000 वर रिटर्न बाय द बायर। 25,000 रुपए की चीजें वापस भी आ गई, 1 लाख रुपए की चीजें दी थी, 25,000 की वापस आ गई। इसका मतलब यह है कि 100,000 रुपीज की जो चीजें उसके पास हैं। हाउ मच शुड द सेलर एक्सपेक्ट टू रिसीव इफ द बायर पेज ऑन 12 अगस्त 2021? सेलर कितने पैसे रिसीव करेगा अगर 12 तारीख को पे कर दिए जाए? तो 10 दिनों के अंदर अंदर पे करने थे, 4 तारीख से 10 दिन जो है वो इस तरीके से आएंगे। देखिए, जब भी कभी आपने दिनों के अंदर दिन ऐड करने होते हैं तो आप 4 में 10 प्लस करके 1 माइनस किया करेंगे, तो फिर वो 13 तारीख बनती है। अब आप सोच रहे हैं कि सर इसका क्या मतलब है? देखिए, 4 तारीख भी जो है वो भी उसके अंदर काउंट की जाएगी। तो अगर हम 4 तारीख से दिन काउंट करना शुरू करेंगे तो वो होता है जी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। जरा काउंट करें कितने दिन बनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है जी। तो जनाब 13 अगस्त तक पेमेंट करनी थी, तो उसने 12 अगस्त को ही पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ही विल रिसीव 3% डिस्काउंट। 3% डिस्काउंट, 1 लाख रुपए का 3% कितना होता है? 93,000। ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि ही विल रिसीव 97,000 रुपीज। एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस? इन दो में से कौन सा ट्रायल बैलेंस में आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस में आता है। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव, अगर हम ट्रेड डिस्काउंट रिसीव की बात करें तो हमें पता है कि ये वो डिस्काउंट होता है जो कि हमें इनिशियली बार्गेन करने की वजह से मिल जाता है। तो हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड की हम कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते हैं। दैट इज वाई ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा उसके ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं। कैश डिस्काउंट हमारा ट्रायल बैलेंस में आता होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी ट्रायल बैलेंस में आएगी। तो दीज टू विल शो अप इन द बैलेंस शीट इन द ट्रायल बैलेंस। ये क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन है हाउ विल दीज एसेट्स एक्सपायर, यानी कि ये एसेट्स ख़त्म कैसे होंगे या यूटिलाइज कैसे होंगे। आपको पता है एसेट हमने किस लिए रखा होता है? इसलिए कि हमने एसेट को यूटिलाइज करना है और उससे कुछ पर्पस हासिल, बेनिफिट हासिल करना है। तो दो तरह के एसेट्स है जी, और उनके नीचे उनकी ऑप्शंस लिखी हुई हैं। एक एसेट है प्रीपेड रेंट और एक है जी ऑफिस सप्लाईज, और उनके नीचे इनकी ऑप्शंस लिखी हुई हैं और हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसमें इन दोनों की आमने सामने वाली ऑप्शंस ठीक हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें प्रीपेड रेंट, रेंट का ताल्लुक होता है किसी चीज़ की यूटिलाइजेशन से ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि आप फर्ज करें कि कोई बिल्डिंग लेते हैं, तो उस बिल्डिंग का जो यूटिलाइजेशन है या उस बिल्डिंग का जो यूज़ है वो टाइम के साथ साथ होता है। यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो एसेट आपका यूज़ होता जाता है। आप रेंट पे करते हैं 1 महीने का, 2 महीने का, साल का, और जब वो टाइम गुजरता है तो वो एसेट आपका यूटिलाइज हो जाता है। तो प्रीपेड रेंट जो है उसके लिए जो रिलेवेंट आंसर है वो है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों ऑप्शंस ऐसी हैं जिनमें विद द पैसेज ऑफ टाइम का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अब हम ऑफिस सप्लाईज को जब देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन ठीक है। ये हमें ऑफिस सप्लाईज को कंसिडर करके पता चलेगा। ऑफिस सप्लाईज की तरफ आते हैं, ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन जो आप ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपके ऐसी जो सफाई सुथराई का सामान होता है वो हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं आप, फाइल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये आप ला के अपने पास रख लेते हैं। अगर आप बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वो अपना साल का या 6 महीने का जो सामान होता है वो इकट्ठा परचेज कर लेते हैं। सफाई का सामान 1 महीने का इकट्ठा परचेज कर लेते हैं, और जैसे ही वो इनको परचेज करते हैं वो इनको ऑफिस सप्लाईज के तौर पे एक एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये जो एसेट्स हैं ये कंज्यूम होते हैं, और कंज्यूम होने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हम ऑफिस सप्लाईज की बात करें तो ऑफिस सप्लाईज थ्रू यूज़ एंड कंजम्पशन जो है वो ख़त्म होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑफिस सप्लाईज की अगर हम बात करें तो थ्रू यूज़ एंड कंजम्पशन, और प्रीपेड रेंट की अगर हम बात करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस तरीके से ये एसेट्स जो है ये यूटिलाइज होते हैं। अगर देखा जाए तो ऑफिस सप्लाईज के लिए ये वाली ऑप्शन भी ठीक है, और जहाँ तक रेंट का ताल्लुक है तो ये तीसरी ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन ये ठीक होना ज़रूरी नहीं है, ये वाली चीज़ भी ठीक होनी चाहिए जो कि गलत है। सिमिलरली ऑफिस सप्लाईज के अंदर ऑप्शन बी के अंदर थ्रू यूज़ एंड कंजम्पशन तो ठीक है, लेकिन प्रीपेड रेंट के आगे थ्रू यूज़ एंड कंजम्पशन लिखा हुआ जो कि गलत है। तो हम सिर्फ वही वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे
जिसमें दोनों स्टेटमेंट्स के लिए ठीक ऑप्शन लिखी हो, विच इज ऑप्शन सी, कि प्रीपेड रेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम यूटिलाइज होता है और ऑफिस सप्लाईज थ्रू यूज एंड कंजम्पशन यूटिलाइज होती हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं जी। उन्होंने कहा है कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको कंसिडर करें और बताएं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। यानी कि दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों को वैल्यूएट करना पड़ेगा। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होगी तो हम रिलेवेंट ऑप्शन को टिक करेंगे, अगर कोई एक ठीक होगी तो उसको टिक करेंगे। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेटमेंट को अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है द हायर क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस देन द प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस के साथ अगर हम अपने करंट ईयर के क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस को कंपेयर करें तो वो हायर होता है। पिछले साल का क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस हमारे करंट ईयर का ओपनिंग प्रीपेड बैलेंस भी कंसिडर किया जा सकता है। उसने ये कहा है कि अगर एक ऐसा सिनेरियो एवेल्युएट निकल आए, अगर एक ऐसा सिनेरियो अराइज हो जाए जिसमें प्रीपेड बैलेंस हमारा करंट ईयर का जो है वो पिछले साल से ज़्यादा हो, हायर हो, तो ऐसे केस में द पेमेंट फॉर द ईयर एक्सीड द एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। तो ऐसे केस में जो उस साल की जो पेमेंट होती है वो उस साल के एक्सपेंस से बड़ी होती है। काफ़ी सारी इसमें जो है ना वो मुश्किल वाली बातें हैं, आपको समझने में शायद दिक्कत होगी, लेकिन चलें थोड़ा थोड़ा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट का जिक्र इसमें किया जा रहा है, तो हम क्यों ना एक प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट बना लें। हम कहते हैं ये है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट हमारा एसेट होता है, यानी कि एक एक्सपेंस है जिसको आपने पहले पे कर दिया है, अभी आपने एक्सपेंस जो है वो यूटिलाइज नहीं किया या उस एक्सपेंस का बेनिफिट हासिल नहीं किया। इसमें वो कह रहा है कि इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हायर है ओपनिंग बैलेंस से। यानी कि अगर प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस देखा जाए, ये इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस इसका क्रेडिट साइड पे आएगा, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस से हायर है, ज़्यादा है। लेट्स सपोज कि ओपनिंग बैलेंस हम कहते हैं एक्स है, तो क्लोजिंग बैलेंस एक्स में कोई चीज़ बीच में ऐड होगी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ज़्यादा होगा। या हम अज्यूम करते हैं कि ओपनिंग बैलेंस 1000 है, तो क्लोजिंग बैलेंस 1000 से कुछ ज़्यादा होगा। लेट सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस 2000 है। ये बात वो कर रहा है कि हायर क्लोजिंग बैलेंस देन द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इस साल का ओपनिंग बन गया और हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ओपनिंग से बड़ा। वो कहता है ये जब सिनेरियो होता है तो फिर जो पेमेंट होती है वो एक्सपेंस से बड़ी होती है। तो हमें प्रीपेड अकाउंट के अंदर ही रहना पड़ेगा। हमें पता है कि जब हम लोग पेमेंट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के अकाउंट में तो हम क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। यानी कि जब हम पेमेंट करते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, तो मैं यहाँ पे उसकी एंट्री लिख सकता हूँ कि कैश से हमारी ये एंट्री होती है। सिमिलरली जब कभी एक्सपेंस हमारा हो जाता है तो हम एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यानी कि अगर मैं इस एंट्री को प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट के हिसाब से देखूं तो हम प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। यानी कि जब हमारा एक्सपेंस होगा तो हम प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जब हमारी पेमेंट होती है हम प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है जी। यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट में जब पेमेंट होगी कैश के नीचे मैं पेमेंट का वर्ड भी लिख देता हूं, जब पेमेंट होगी तो डेबिट साइड पे आएगा और जब एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा यानी कि जब एक्सपेंस इनकर होगा तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब जरा गौर से देखें कि कैश पेमेंट के और एक्सपेंस अकाउंट के दरमियान में क्या रिलेशन हो सकता है। इसके लिए फिर से हमें कुछ फिगर्स अज्यूम करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि इस पूरे साल में हमने कैश पेमेंट की है 8000 की, तो आपके ख्याल में एक्सपेंस कितना हुआ होगा। हमारा अकाउंट दोनों तरफ टैली है, इस तरफ 9000, इस तरफ भी 9000 टोटल बनेगा।
इसका मतलब है कि एक्सपेंस हमारा हुआ है 7,000 रुपये का। हमने कुछ फिगर्स अज्यूम किए हैं और हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया है कि कैश पेमेंट और एक्सपेंस अकाउंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो ऐसे है कि पेमेंट ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है। हम कुछ और फिगर्स भी अज्यूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ भाई कि 8,000 नहीं बल्कि कोई और फिगर्स अज्यूम करते हैं। मैं कहता हूँ जी कैश पेमेंट जो है वो मैंने 8 या चले इसको मैं कर लेता हूँ जी 12,000 पे की है। तो हमारा जो टोटल है वो कितना होगा 13,000 और 13,000। इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपेंस जो है वो कितना होगा 11,000। अगेन कैश पेमेंट जो है वो हमारी एक्सपेंस से ज़्यादा है। तो यही बात वो बताना चाह रहा है कि अगर आपका एक ऐसा सिनेरियो हो कि जिसमें क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस प्रीवियस ईयर के बैलेंस से यानी कि आपके ओपनिंग बैलेंस से हायर हो, तो फिर क्या होता है कि पेमेंट जो होती हैं वो एक्सपेंसेस से बड़ी होती हैं। और ये चीज़ हमने चेक भी की है कि आप जो भी पेमेंट की फिगर रखेंगे एक्सपेंस उससे कम ही आएगा। ठीक है, आप ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस को जो मर्जी अज्यूम कर लें और कैश पेमेंट जो मर्जी अज्यूम कर लें, जब आप एक्सपेंस वर्क बैक करेंगे तो वो उससे ज़्यादा ही आएगा। जो कैश पेमेंट है वो एक्सपेंस से ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये है करेक्ट। ये नहीं कि जब भी आप क्लोजिंग बैलेंस हायर रखेंगे किसी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट का तो उसकी पेमेंट फॉर द ईयर जो है वो एक्सपेंस फॉर द ईयर से ज़्यादा होगी। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट को आप ऐसे ही इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको प्रीपेड एक्सपेंस की बात समझ आई है तो आप सेकंड स्टेटमेंट को खुद इवैल्यूएट करें इस वीडियो को पॉज करके। लेकिन अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो देखते रहिए। हम लोग इसी सेकंड स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। वो कहते हैं हायर क्लोजिंग अक्रूड इनकम बैलेंस। अक्रूड इनकम बैलेंस जो है वो हायर है देन द प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब है कि रिसीट फॉर द ईयर एक्सीड द इनकम फॉर द ईयर। ठीक है, उसी तरह की एक बात है। तो हमें यहाँ से समझ आ रही है कि अक्रूड इनकम का एक अकाउंट जो है वो हमें बनाना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। अब ज़रा समझे कि अक्रूड इनकम क्या होती है। अक्रूड इनकम होती है कि एक ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। मीन्स कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं या आपने चीज़ें बेच दी हैं लेकिन अभी तक आपको पैसे नहीं मिले। जस्ट लाइक क्रेडिट सेल्स, कि आपकी जो क्रेडिट की सेल्स है आपने सेल्स कर दी है लेकिन आपको अभी पैसे नहीं मिले हैं। तो अक्रूड इनकम जो है ये आपका एसेट होता है। ये आपका एसेट होता है। इनकम अक्रूड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अच्छा, इस केस में क्या होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आएगा और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो वो वही बात कर रहे हैं कि इसका क्लोजिंग बैलेंस हायर है देन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट ईयर के लिए तो ओपनिंग बैलेंस होगा ना। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा अक्रूड इनकम का ओपनिंग बैलेंस 1,000 है तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 2,000 है, जो कि हायर है। ठीक है। अच्छा, अब जरा इसमें भी हम एंट्रीज की समझ लेते हैं। जैसे ही हम लोग कैश रिसीव किया करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट एंड अक्रूड इनकम अकाउंट क्रेडिट। यही करते हैं ना जी, यानी कि हम अक्रूड इनकम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं कैश से। तो जब कभी हम पेमेंट रिसीव किया करेंगे हम यहाँ पे एंट्री किया करेंगे कैश के अंदर। ओके, कैश के अंदर लिख लिया। इसको हम कैश रिसीट्स भी लिख देते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में कि हम बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कैश रिसीव करेंगे तो फिर ही हम लोग इसके अंदर एंट्री करेंगे। सिमिलरली अगर हम कोई नई इनकम अर्न करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने इनकम अर्न कर ली है, लेकिन क्योंकि अभी रिसीव नहीं की है तो अक्रूड इनकम जो है ये वाला वर्ड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि अक्रूड इनकम अकाउंट को डेबिट करेंगे विद द वर्ड इनकम से। यानी कि हम लोगों ने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि जो अक्रूड इनकम है उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग एक दूसरे में के साथ जो रिलेशन है वो हमने लिख लिया। इनकम जो है वो उसकी डेबिट साइड पे आती है और कैश रिसीट जो है वो उसकी क्रेडिट साइड पे आती है। अब इनमें से कोई भी एक चीज़ अज्यूम कर सकते हैं आप। लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि कैश रिसीट को ये अज्यूम करते हैं कि पूरे सेशन में मैंने 10,000 रुपये का कैश रिसीव किया है। तो मेरा टोटल बनेगा 12,000, इधर भी टोटल बनेगा 12,000। इसका मतलब है कि इनकम जो है वो 11,000 की है। कैश रिसीट जो है वो आपका हायर है इनकम से।
अगर आपको ये सिनेरियो पसंद नहीं आया, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर कोई और फिगर्स अज्यूम करें, तो भी करके देख लेते हैं, आंसर सेम ही आएगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ कैश रिसीट्स है 3000, तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग हो गया 5000, 5000 ही इस तरफ, और इनकम जो है वो इसका मतलब है आपकी 4000 की होगी। तो इन एनी सिनेरियो इनकम जो है वो कैश रिसीट से ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट को चेक करते हैं। स्टेटमेंट में उसने लिखा हुआ है मींस दैट द रिसीट फॉर द ईयर एक्सीड्स द इनकम फॉर द ईयर। ये उल्ट लिख दिया है इन्होंने, हालांकि होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था कि जो कैश जो इनकम है वो रिसीट से ज्यादा है। इन्होंने लिख दिया कि रिसीट जो है वो इनकम से ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, ये गलत बताया हुआ है। ठीक है जी, उल्टा लिख दिया हुआ। तो अब हम लोग अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट इन दोनों के अंदर से जो स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो ये है कि जनाब जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो ठीक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। एक और सवाल है जी, ऑन 1 फरवरी 2019 ए लोन ऑफ 6 मिलियन वाज टेकन फ्रॉम ए बैंक फॉर एक्विजिशन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। 1 फरवरी 2019 को आपने लोन लिया 6 मिलियन का। ए पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग वाज रेंटेड आउट ऑन 1 अगस्त 2019। आपने एक बिल्डिंग अक्वायर की, एक्विजिशन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, और फिर उसके बाद उसका एक पोर्शन आपने 1 अगस्त 2019 से आपने रेंट पे दे दिया, और मंथली रेंट आपका डिसाइड हुआ 45,000। इंटरेस्ट इज पेबल 15% पर एनम ऑन 31 जनवरी ईच ईयर एंड रेंट इज रिसीव्ड हाफ ईयरली इन एडवांस। ओए होए, दोनों चीजें बता दी उसने। दो चीजें हैं, दो चीजों के साथ कैलकुलेशन है, 2 नंबर का सवाल है। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल एंड अनअर्न्ड रेंट शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2019। अब आपने इस डेट से सोचना शुरू करना है। 31 दिसंबर 2019 पे पहली चीज क्या है, इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल कितना होगा? फरवरी में ये लोन लिया गया, 15% पर एनम का आपके ऊपर इंटरेस्ट था 6 लाख रुपए के ऊपर, 60 लाख रुपए के ऊपर। तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक आपके पास बनते हैं जनाब 11 मंथ्स। तो 11 महीनों का इंटरेस्ट पेएबल है, क्योंकि सबसे पहली जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो आपने जनवरी में करनी है हर साल। तो अभी 2019 में तो इंटरेस्ट आपने कोई भी नहीं पे किया होगा, सारा 11 के 11 महीनों का इंटरेस्ट आपका अक्रूड आपका ये जो पेबल है इसके अंदर चला जाएगा, अक्रूड एक्सपेंस के अंदर चला जाएगा। द एक्सपेंस दैट यू हैव टू बी या दैट यू हैव टू पे। तो अब ये कितना है जनाब, तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 6 मिलियन रुपीज है जनाब, इंटू 15% इंटू 11/12, क्योंकि पूरे साल का नहीं है, 11/12 टाइम पीरियड है, तो हम लोग इसको कहेंगे 6 मिलियन रुपीज। साल का इंटरेस्ट 9 लाख रुपए, और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो 8,25,000 रुपए का हमारा इंटरेस्ट है जो कि हमने पे करना है। अब कितनी मजे की बात है कि हमें पता चल गया कि ये वाली ऑप्शन भी ठीक नहीं हो सकती, ये वाली ऑप्शन भी ठीक नहीं हो सकती, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगी, क्योंकि इन दोनों में उसने इंटरेस्ट पेबल 8,25,000 रुपए लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, अनअर्न्ड रेंट कितना होगा? मंथली रेंट 45,000 है। 1 अगस्त 2019 से आप लोगों ने रेंट पे चीज देना शुरू की है। जरूरी नहीं है कि हम पूरे अकाउंट्स बनाएं, सारी पेमेंट्स देखें कितनी कितनी है, फिर उसके बाद हम एक टी अकाउंट के एंड पे पहुंचे। हम वर्किंग देख सकते हैं कि हमारा इस डेट के ऊपर 31 दिसंबर 2019 के ऊपर क्या चीज पड़ी होगी, क्या चीज रह गई होगी। A portion of the building was rented out on 1 August 2019 at a monthly rent। 1 अगस्त 2019 से रेंट आपने जो है ना वो लेना शुरू किया है। रेंट इज रिसीव्ड हाफ ईयरली इन एडवांस, यानी कि जैसे ही 6 महीने का टाइम पीरियड शुरू होता है आपको रेंट मिल जाता है। अच्छा, यहां से हमें ये पता चलेगा कि जो पहले 6 महीने बनते हैं वो कहां से कहां तक बनते हैं। वो जनाब बनते हैं 1 अगस्त से लेकर 6 महीने हम काउंट करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और फिर जनवरी। ये पहला जो हमें रेंट मिला होगा वो हमें मिला होगा
6 महीनों का इकट्ठा, क्योंकि उसने कहा था कि रेंट इज रिसीव्ड हाफ ईयरली इन एडवांस, तो हमें 1 अगस्त से लेकर 1 जनवरी तक का रेंट मिल गया होगा। ठीक है जी, यानी कि 1 अगस्त को हमें कितना रेंट मिला होगा, हमें मिला होगा जनाब 45,000 मल्टीप्लाई बाई 6, 2,70,000 रुपए। लेकिन इसमें से 31 दिसंबर 2019 को कितना अनअर्न्ड रेंट है, सिर्फ और सिर्फ इस एक महीने का। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ इस 1 जनवरी के महीने का, जो कि अगले साल में है। तो यानी कि सिर्फ 1 मंथ का रेंट ऐसा है जो हमें रिसीव्ड इन एडवांस है, जिसे हम अनअर्न्ड रेंट भी कह सकते हैं। तो 45,000 इज द अमाउंट जो कि हमें एडवांस में मिली हुई है अगले साल के 1 महीने का रेंट। सो द करेक्ट आंसर इज interest payable is 825,000 and unearned rent is rupees 45,000. Next question. An entity received electricity bill for the month of June 2020. The bill will be paid on 10 July 2020. The entity's financial year is 30th June. How would the payment be recorded? ये पेमेंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप? जब आप 10 जुलाई 2020 को पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी? देखें, जब आपको बिल मिलता है, जिस दिन आपको बिल मिल जाता है उस दिन आपको एंट्री इसकी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए कि जनाब हमारे पास एक बिल आ गया है। तो हम लोग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ये अब हमारा पेएबल बन गया। लेट्स सपोज बिल की अमाउंट है 45,000 रुपए, तो हम लोग 45,000 रुपए के बिल की एंट्री इस तरीके से करेंगे। जब हमें बिल मिल गया है हम उस वक्त एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, और जब हम बिल पे करेंगे तो हम उसकी एंट्री करेंगे पेएबल अकाउंट डेबिट, यानी कि वो जो हमने पेएबल रिकॉर्ड किया हुआ था डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि अब हम लोग कैश पे कर रहे हैं 45,000 रुपए से। तो उसने ये सवाल पूछा है कि हाउ वुड द पेमेंट बी रिकॉर्डेड, जब हम पेमेंट करेंगे तो उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो वो हमसे ये पहली वाली एंट्री की बात नहीं कर रहा, वो इस एंट्री का पूछ रहा है। हम लोग डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज पेएबल को और क्रेडिट करेंगे कैश को। ये वाली ऑप्शन है आपके सामने, विच इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑन 1 जुलाई 2019, डेट्स हमेशा अकाउंटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, डेट्स को गौर से देखा करें। A business acquired a shop on rent which is payable quarterly in advance. 1 जुलाई 2019 को बिजनेस ने एक शॉप अक्वायर की है जिसका रेंट आपने क्वार्टरली पे करना है, यानी कि 3 मंथ्स का पे करना है एक दफा, और एडवांस में पे करना है। एडवांस का मतलब है कि महीना शुरू होने के साथ ही पे कर देना आपने 3 महीने के एंड के बाद नहीं पे करना। रेंट आपको पता है हमेशा आप एडवांस में पे करते हैं, यानी कि पहले आप रेंट पे करते हैं फिर आप उन प्रेमिसेस में रहते हैं। पेमेंट ऑफ रेंट वर मेड एज फॉलोज। पेमेंट इस तरीके से हुई, 1 जुलाई को हुई 75,000 रुपए की। इसका मतलब ये है, मुझे यहां से देखकर ये पता चल रहा है कि अगर मैं 75,000 को डिवाइड करूं 3 से तो मेरे पास आ जाएगा 25,000। तो पर मंथ का रेंट 25,000 है। तो ये जो पहली पेमेंट हुई होगी जुलाई की, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर की हुई होगी। ये जो दूसरी पेमेंट है ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की हुई होगी। ये जो 31 दिसंबर को पेमेंट हुई है ये हुई होगी जनवरी, फरवरी और मार्च की। लेकिन ये कौन से हैं? ये नेक्स्ट ईयर वाले हैं। ये जो मार्च में पेमेंट हुई होगी ये हुई होगी अप्रैल, मई और जून की। देखें ना, बिल्कुल स्टार्ट में 31 तारीख को पेमेंट हो रही है, और जून में जो पेमेंट हुई होगी ये हुई होगी जुलाई, अगस्त और सितंबर की। व्हाट विल बी द रेंट एक्सपेंस चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो सबसे आसान काम होता है कि जनाब ये बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस चार्ज होगा फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2020। तो 31 अगस्त 2020 तक कितने महीने ये शॉप हमने इस्तेमाल की है, जरा गौर से देखिएगा। 1 जुलाई को लिया हमने, 1 जुलाई 2019 को, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर अगला साल आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ले जनाब, इसका ये मतलब है कि हमने 31 अगस्त 2020 में पूरा ही साल ये
एसेट इस्तेमाल किया है, ये बिल्डिंग इस्तेमाल की, यानी कि 12 महीने कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जो उस साल में फॉल करता है जो कि हमें पूछा गया है। अच्छा, इसका ये मतलब है कि 31 अगस्त 2020 को एंड होने वाले पूरे के पूरे साल के अंदर ये रेंट, ये शॉप हमारे पास रही है। 1 जुलाई 2019 पिछले साल की बात है कि पिछले साल हम लोगों ने ये शॉप रेंट पे ली थी। और मजे की बात यह है कि हर क्वार्टर का जो रेंट है वो सेम है। इसका ये मतलब है कि करंट ईयर में 2020 वाले साल में 31 अगस्त 2020 को जो साल एंड हो रहा है उस साल में हमने पूरे के पूरे 12 महीने ये एसेट यूज किया है। ये एसेट जब हमने पूरे के पूरे 12 महीने इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे 12 महीनों का एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर तो वो ये पूछता है ना कि बताएं अक्रूड कितना है या प्रीपेड कितना है, तो फिर हम और वर्किंग्स करते हैं। लेकिन अब तो उसने सिंपल ये पूछा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट जाएगी, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 25,000 इंटू 12 यानी कि 3 लाख रुपए की अमाउंट जाएगी। 300,000 इज द अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट 31 दिसंबर 2019 एन एंटिटीज अलाउंस फॉर डाउटफुल रिसीवेबल अमाउंट्स टू रुपीज 48,000। 31 दिसंबर 2019 को इनका जो रिसीवेबल का बैलेंस है वो 48,000 विच वाज 5% ऑफ द रिसीवेबल एट दैट डेट। टोटल रिसीवेबल्स शायद अभी नहीं बताया, लेकिन उसने ये जरूर बता दिया कि 48,000 इज द 5% ऑफ टोटल रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर 2020 रिसीवेबल टोटल टू रुपीज। अच्छा, ये रेंट की बात हो गई, ये स्टार्ट है, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंसेस की बात हो रही है जनाब, और ये अब क्लोजिंग बैलेंसेस की बात होना शुरू हो गई। 31 नवंबर 2020 को रिसीवेबल्स टोटलिंग रुपीज 1085, इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 53,000 ऑफ द डेट्स एज इरिकवरेबल। 53,000 रुपए के बैड डेट्स डिसाइड किए गए हैं कि रिकॉर्ड करेंगे बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस टू कीप द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट रिसीवेबल एट 5%। और दूसरा उन्होंने ये डिसाइड किया कि डाउटफुल डेट्स का जो बैलेंस है वो हम 5% पे ही मेंटेन करेंगे। व्हाट शुड बी द चार्ज टू द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 और बैड एंड डाउटफुल रिसीवेबल एक्सपेंसेस। तो बैड एंड डाउटफुल के हिसाब से हम पूरे के पूरे साल में प्रॉफिट एंड लॉस को कितना चार्ज करेंगे। तो जब ये चार्ज टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है ना, तो ये होता है जी पूरा का पूरा बैड डेट्स कि कितने हमने बैड डेट्स इस साल रिकॉर्ड किए हैं, वो है जनाब 53,000 के। और दूसरा इसमें आपने ऐड करना होता है या माइनस करना होता है, वट एवर द केसेस, वो है जी प्रोविजन का इफेक्ट। ठीक है जी, कि प्रोविजन में कितना चेंज आया है। तो अगर आप गौर से देखें तो ओपनिंग प्रोविजन हमारी थी 48,000 की। क्लोजिंग प्रोविजन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लोजिंग प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्लोजिंग डेटर्स को प्रोविजन से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोविजन के परसेंटेज से। तो हमारे पास जो क्लोजिंग डेटर्स हैं वो है जनाब 1085,000 के, उसमें से हम माइनस करेंगे जो बैड डेट हमने राइट ऑफ किए यानी कि 53,000 के। तो 1085 माइनस 50 1035 हो जाएगा, और उसमें से 3 और माइनस करेंगे तो 1032,000 इज द अमाउंट जो कि हमारे क्लोजिंग डेटर्स की है। इसके साथ अब हम 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द बैलेंस ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन 103,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये बन रहा है जी 51,600। जो हमारा क्लोजिंग है वो 51,600 है। इसका मतलब ये है कि देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोविजन। प्रोविजन में कितना इंक्रीज आया जी 3,600 का। तो 3,600 का इंक्रीज का मतलब ये है कि प्रोविजन में भी ऐड होगा, यानी कि ये भी हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि बैड डेट्स जो है वो है 53,000 के और 3,600 का हमारी प्रोविजन में इंक्रीज आया है, तो हमारे पास जो टोटल है जी वो 56,600 की अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगी, ये वाली ऑप्शन। तो डाउटफुल डेट्स के अंदर ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि हम लोग वो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं जो कि बैड डेट हो गए हैं पूरे साल में, और प्रोविजन का इफेक्ट ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जो है वो आपको पता है, हम लोग वो भी बैड डेट में डाल के प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। एट 31 दिसंबर 2020 रिसीवेबल टोटल रुपीज 785,000 बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग डेटर्स आई थिंक बताए हैं इन्होंने और कुछ एडजस्टमेंट्स बताई हैं जो कि अभी करनी है। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 20,000 ऑफ डेट as irrecoverable and create a specific allowance of 80% against balance of 75,000. General allowance for receivable is to be maintained at 5%. ठीक है जी, bad debts हो गए, specific allowance और general allowance. Allowance for doubtful debt receivable as at 31 दिसंबर 2019 is 31,000. ये आपके पास ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस आ गया। What should be the total amount for doubtful receivables as at December 2020? गौर से देखिएगा, इस दफा उसने टोटल चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पूछा, उसने पूछा है व्हाट शुड बी द टोटल अलाउंस फॉर डाउटफुल रिसीव्स, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन पूछा है। ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन पूछा है। व्हाट शुड बी द टोटल अलाउंस फॉर डाउटफुल रिसीवेबल एज एट दिसंबर 2020। तो हम लोग बात करेंगे जनाब, हमारे पास है टोटल 785,000 के टोटल डेटर्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने 20,000 का जो डेटर्स है वो हमने राइट ऑफ कर दिए हैं, तो हमारे पास हो जाएंगे 765,000 के डेटर्स। ठीक है जी, इन 765,000 में से 75,000 जो है इनके ऊपर हम लोगों ने स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट करनी है 80% के हिसाब से, ये हमारी स्पेसिफिक प्रोविजन हो जाएगी। और हमारी जनरल प्रोविजन कितने के ऊपर होगी, रिमेनिंग के ऊपर। टोटल हमारे कितने, टोटल है 765,000। इसका मतलब ये है कि 690,000 इनके ऊपर हम लोगों ने प्रोविजन कैलकुलेट करनी है। किस अमाउंट से, वो हमें बताया जी उसने 5% से प्रोविजन कैलकुलेट करनी। तो 75,000 का 80% और 690,000 का 5%, ये दोनों चीजें हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो जनाब अगर हम देखें 75,000 का 80% प्रोविजन निकालनी है तो ये बनेगा जी 60,000, और 690,000 का हम लोगों ने 5% प्रोविजन लेनी है, विच विल बी 34,500। तो जनाब इसका टोटल बनेगा 94,500, विच इज ऑप्शन डी।